यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नैना भाग 8। शादी के बाद नैना सहमी सहमी सी रहने लगी। नए घर में, नए माहौल में अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पा रही है। मन में एक अजीब सी उलझन है जिसे वह शब्द नहीं दे पा रही है, जिसके कारण धर्मेंद्र से भी अपने मन का द्वंद्व परिभाषित नहीं कर पा रही है। जिस घर में वह कभी काम पर आती थी, आज उसी घर में बहू बनकर आई है। ईश्वर ने उसके भाग्य में इतना कुछ लिख दिया है कि यह बात जैसे वह मन में स्वीकार ही नहीं कर पा रही है। सासू माँ और ससुर जी का सामना नहीं कर पा रही है। एक अजीब सा डर और शर्म उसको रोक रहे हैं। जिन लोगों को कभी मालिक और मालकिन करके पुकारा करती थी, आज उनको माँ और पिताजी करके बुलाना पड़ेगा। जीवा साथ नहीं दे रही है। शब्द जैसे जीवा पर आते आते अटक रहे हैं और वह निशब्द हो जाती है। पहले सासू माँ और ससुर जी नैना करके आवाज़ देते थे, आज वही लोग जब नैना बहू करके आवाज़ देंगे तो कैसा अनुभव होगा। वह किस तरह से प्रत्युत्तर करेगी समझ नहीं पा रही है। यह सोचकर सिहर उठती है, जब बहू शब्द कानों में पड़ेगा दो कानों को कैसा महसूस होगा। यह कैसा अनोखा रिश्ता जुड़ गया है इन लोगों से। क्या मैं यह रिश्ता निभाने में सफल हो पाऊंगी? नहीं, मुझे यह रिश्ता हर हाल में निभाना है। यह कैसे विचार आ रहे हैं मेरे मन में। इन लोगों ने मुझे स्वीकार किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा जिससे इस रिश्ते की डोर कभी ढीली न पड़े। लोगों को यह कहने का अवसर न मिले कि प्यार अंधा होता है। मुझे यह साबित करना है कि हमारा प्यार अंधा नहीं है। नैना अपने विचारों की दुनिया में खोई हुई थी। एक अंतर्द्वंद मन में उथल पुथल मचाकर मन की शांति भंग करने पर आमादा हो गया है। तभी धर्मेंद्र ने आकर आवाज़ दी, नैना कहाँ हो तुम? धर्मेंद्र की आवाज़ सुनकर नैना हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई और कहा, मैं यहाँ हूँ। कोई काम है क्या? नैना के चेहरे में अंतर्द्वंद स्पष्ट झलक रहा था और आंखों में एक उदासी छाई हुई थी, जबकि उसे शादी के बाद खुश होना चाहिए। धर्मेंद्र ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है नैना? इतनी सहमी सहमी डरी डरी सी क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम शादी से खुश नहीं हो, जबकि कितनी जद्दोजहद के बाद हमारा सपना साकार हुआ है। तुम्हें तो खुशी से झूमना और नाचना गाना चाहिए, पर तुम हो कि उदास चेहरा लिए अंधेरे कोने में बैठी हुई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शादी से तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा घर परिवार मिला, यह सोचकर तो मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ। मन में ख्याल आता है कि सचमुच भगवान मुझ पर इतना मेहरबान है क्या। अब तुम इस बात को मन से स्वीकार कर लो कि तुम इस घर की बहू हो, पहले वाली नैना नहीं हो। एक नई नैना का पुनर्जन्म हुआ है। पर क्या नई नैना अपनी भूमिका निभाने में सफल हो पाएगी? सह पाएगी सब कुछ? कर पाएगी वह त्याग जो समय उससे मांगेगा? क्या इस आंगन में खुशियों के फूल खिला पाएगी नई नैना? उसके कारण घर में कोई कलह तो नहीं होगा? मन में रह रहकर यही विचार आ रहे हैं। तुम तो काम में इतनी निपुण हो और बातें इतनी विनम्रता से करती हो। माँ पिताजी तो पहले ही तुम्हारे काम से इतनी खुश थे, अब क्यों नहीं होंगे? पहले की बात और अभी की बात में फ़र्क है। डर लगता है कहीं कुछ गलती हो गई और माँ पिताजी नाराज़ हो गए तो मैं कैसे उनका सामना करूँगी। अरे मेरी बहादुर सिपाही, तुम इतना कब से डरने लगी हो? कर्म करते जाओ और फल की चिंता न करो। गीता में भी यही बात कही गई है ना। एक सिपाही का काम तो मैदान जंग में डटे रहना होता है। डटे रहो। तुम्हारी हिम्मत देखकर ही तो मैं हिम्मत कर पाया हूँ। इतना मत डरो और एक कप चाय बनाकर पिला दो। नैना उठकर रसोई घर में जाने लगी तो देखा सासू माँ रसोई घर में ही कुछ कर रही हैं। नैना को देखकर सुषमा असहज सी हो गई और माथे पर चिंता की कई लकीरें उभर आईं। उसका मन नैना को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। सुबह सुबह रसोई घर में देखकर तो उसके चेहरे पर असहिष्णुता का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। उसने झुंझुलाते हुए पूछा, नैना सुबह उठकर तुमने नहा धो लिया, पूजा कर ली? सुषमा की जीवा भी नैना को बहू कहने में साथ नहीं दे रही थी। बहू शब्द जैसे गले में आकर ही अटक गया और जीवा पर नैना शब्द हावी हो गया। नहीं मम्मी जी, कपड़े बदल कर तैयार हो गई हूँ मैं। मम्मी जी शब्द नैना की जीवा पर अटकते अटकते निकला। सुषमा के चेहरे पर उभरते असंतोष के भाव को नैना ने पढ़ लिया और वह थोड़ी सहम गई। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो,
हमारे घर के रीति रिवाज सब जान लो तो अच्छा है। हमारे यहाँ का यही नियम है, सुबह सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके फिर रसोई में आते हैं। बिना नहाए रसोई घर में नहीं घुसते। सास ने चिढ़ते हुए कहा तो नैना घबरा गई। जी मम्मी जी, मुझे पता नहीं था, परंतु मुझे पूछ लेना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। क्षमा करना मम्मी जी, मैं भी थोड़ी देर में नहा धोकर पूजा करके आती हूँ। आप कुछ मत करिए, मैं आकर चाय नाश्ता बना देती हूँ। कहकर नैना अपने कमरे में चली गई। भगवान दास व सुषमा के सामने जब नैना ने चाय की प्यालियाँ रखी तो भगवान दास पेपर पढ़ रहा था। उसने नजरें नीची किए ही पूछा, नैना चाय शक्कर वाली बनाई या बिना शक्कर वाली? जी पापा जी, शक्कर वाली चाय बनाई है। नैना के चेहरे पर डर का साया स्पष्ट नजर आ रहा था। मैं बिना शक्कर वाली चाय पीता हूँ और तुम इस घर की बहू बन गई हो। कौन क्या पीता है, कौन क्या खाता है, किसको क्या चीज़ पसंद है और किसको कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, यह जान लो तो अच्छा होगा। भगवान दास ने सख्ती दिखाते हुए कहा। वह नैना को बहू के रूप में पूर्णतः स्वीकार नहीं कर पा रहा था। गलती हो गई पापा जी, मैं दूसरी बार चाय बनाकर लाती हूँ और आगे से सब बात का ध्यान रखूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। डर से नैना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नैना को जाते हुए भगवान दास और सुषमा दोनों एकटक देख रहे थे। दोनों चुप थे। चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा ने कहा, बहू अभी नई नई हमारे घर में आई है, हमें ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए था। उसे इस घर के हिसाब से स्वयं को ढालने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। मुझे भी अपने पुराने दिन याद हैं। मैं इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी तो मेरी सास भी मुझसे कितनी नाखुश रहती थी। सब कुछ संभालने में और अपने आप को ढालने में मुझे बहुत समय लग गया था। नैना तो बिल्कुल अलग माहौल से आई है तो उसे हमारे रीति रिवाज सीखने में समय तो लगेगा। वैसे हम समाज वालों का और रिश्तेदारों का गुस्सा इस बेचारी पर क्यों उतार रहे हैं? तुम्हारा कहना ठीक है, पर इसी लड़की के कारण ही तो समाज में हमारी यह दुर्गति हुई है। भगवान दास की बातों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट दिख रहा था। दोष केवल इसी लड़की का नहीं है, हमारा बेटा भी तो उसके लिए दोषी है। वही पुराना गुस्सा, पुरानी बातें लेकर बैठ जाएंगे तो घर की शांति चली जाएगी और हमारा बेटा भी नाराज हो जाएगा। रिश्तेदारों और समाज वालों को जो करना है करने दीजिए। हमें अपने घर की शांति हर हाल में बनाए रखनी है। इसके लिए हमें ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। नैना को धीरे धीरे सब कुछ प्यार से सिखाना पड़ेगा। ऐसे गुस्सा करने से तो वह बेचारी डर जाएगी। वैसे ही डरी हुई है। मुझे पता है वह मुँह से कुछ नहीं बोलेगी, पर इसका असर घर की सुख शांति पर पड़ेगा। तुम्हारा कहना भी सही है। दोनों माँ बेटी तो हमेशा इस घर को संभालने में और हमारी सेवा में लगी रहती हैं। हमें भी थोड़ा उनके लिए सोचना पड़ेगा। भगवान दास ने शांत होते हुए कहा। सुमित्रा बाई अभी भगवान दास के घर काम करती है, पर पहले और अब में फर्क तो है। उसके मन का अंतर्द्वंद भी उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है और न ही चैन से कोई काम करने दे रहा है। पहले वह काम वाली बनकर ही काम करती रही है, पर अब वह अपनी बेटी के ससुराल में है। उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है और साथ साथ मानसिक दबाव भी है। कहीं किसी काम का असर बेटी के जीवन पर न पड़े, उसके घर गृहस्थी पर न पड़े। इस उधेड़-बुन में उसका मन उलझा रहता है। कहीं से किसी बात में भी मालिक और मालकिन खोट न निकाल पाएं। अपनी बेटी को समझाती रहती है, नैना अब तुम पहले वाली नैना नहीं हो। अब तुम इस घर की बहू हो और धर्मेंद्र साहब की पत्नी भी। अपना काम उनकी इच्छानुसार उनसे पूछकर अच्छी तरह से करना। मुझे कभी यह सुनने को ना मिले कि नैना एक बाई की लड़की है और उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। चारों ओर से नैना पर इतना दबाव आ गया है कि वह क्या करे क्या नहीं करे, इस उलझन में रहती है। इस दबाव का तनाव उसके चेहरे पर झलकने लगता है। नई नई शादी हुई है, कहाँ अपने पति के साथ हंसेगी, बोलेगी, खुश रहेगी, पर यहाँ तो विपरीत दिशा में ही नदी की धारा बह रही है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शादी के बाद वह इतनी दबाव में आएगी। उसके विचारों का घोड़ा दिशाहीन दौड़ने लगता है और उसे कोई मंजिल का राह दिखाई नहीं देता। मैं शादी के बाद पढ़ना चाहती थी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे माहौल में मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊंगी। पता नहीं आगे क्या लिखा है मेरी किस्मत में। फिर दूजा मन कह उठता है, छोड़ो नैना पढ़ाई की बात, पहले स्वयं को इस माहौल में ढाल तो लो।
सबका मन जीत लो, फिर जीत के आगे खुशियां बाहें फैला कर तुम्हारा स्वागत करेंगी। नैना के चेहरे पर एक आत्मविश्वास की उजली किरण बिखर गई और वह एक लंबी सांस लेकर सारे तनाव से मुक्त हो गई। नैना सुबह अपने कमरे में तैयार हो रही थी, हाथ में न्यूज़पेपर लिए। धर्मेंद्र खुश होकर अपने कमरे में आया और नैना को एकदम से गोद में उठाकर नाचने लगा। नैना, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी और अपनी इज्जत रख ली। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी के पंख लगाकर दूर गगन में उड़े जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ उड़ी चली जा रही हो। अरे छोड़िए छोड़िए, मुझे नीचे उतारिए। मम्मी जी और पापा जी ने देख लिया तो शर्म नहीं आती आपको? क्या हो गया है जो इतना खुश हो रहे हैं और हवा में उड़े जा रहे हैं? इतना उड़ना भी ठीक नहीं है, गिर गए तो। नैना, बात ही ऐसी है, मैं अपनी खुशी को दबा नहीं पा रहा हूँ। अब आप बताएंगे तो पता चलेगा ना कि बात क्या है। मुझे कैसे समझ में आएगा किस बात के लिए आप इतनी खुश होकर नाच रहे हैं। तुम्हारा और शिवेंद्र का परीक्षा फल आ गया है। तुम 85% अंक लेकर उत्तीर्ण हो गई हो और शिवेंद्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है। अब बताओ, यह बात मेरे लिए कितनी खुशी की है। बहुत गर्व है मुझे तुम दोनों पर। मुझे गोद में उठाए झूम रहे हैं आप। अपने भाई को भी गोद में उठाकर नाचिए, उसने भी तो अच्छा रिजल्ट किया है। कहाँ है देवर जी? मुझे भी तो उनको बधाई देनी है। तुम्हें क्या लगता है वह घर में है? रिजल्ट देखते ही दोस्तों के साथ निकल गया मौज मस्ती करने और घूमने फिरने के लिए। जब लौट कर आएगा तो बधाई दे देना। धर्मेंद्र का वही पुराना वाला हंसता खिलखिलाता वह चेहरा देखकर नैना नजर नहीं हटा पा रही थी। माँ पिताजी को पता है क्या परीक्षा परिणाम के बारे में? अरे नहीं, मुझे तो अभी पता चला और दौड़ कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। उनको भी तो बताना आवश्यक है, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। उनको भी बता कर आइए आप, नैना ने चहकते हुए कहा। नहीं, तुम्हारा परीक्षा परिणाम है, तुम उनसे आशीर्वाद लो, उनको जाकर तुम ही बताओ तो अच्छा रहेगा, वे ज़्यादा खुश होंगे। धर्मेंद्र ने नैना को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं जाकर उनको बता कर आती हूँ और उनका आशीर्वाद भी लेकर आती हूँ। पर मैं उनको जाकर क्या कहूँगी? यह अच्छा लगेगा कि मैं उनको जाकर स्वयं ही बताऊँ, मम्मी जी पापा जी मेरा परीक्षा परिणाम आ गया है? कितना अजीब लगेगा ना। पर उनको बताना मेरा कर्तव्य भी है। नहीं बताऊंगी तो उनको बुरा लगेगा और उनके सम्मान को ठेस लगेगी। वे घर के बड़े हैं, मैं बहुत उलझन में हूँ। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? आपसे भी मुझे एक बात करनी है। अपनी उलझन को सुलझाने की उम्मीद लेकर नैना ने धर्मेंद्र से पूछा। बताना तो तुम्हें ही चाहिए, यह तुम्हारा कर्तव्य है। मैं बताने जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उनको लगेगा इसको तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशी हो रही है। जाओ तुम ही बता कर आओ, और तुम्हें कौन सी बात कहनी है जल्दी से कह डालो। आज तो तुम्हें वह सब चीज़ मिल जाएगी जो तुम मांगोगी। मांगो मांगो, जल्दी से मांगो, भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं। मांगो, भगवान से क्या मांगना चाहती हो? हंसते हुए धर्मेंद्र ने कहा। आज धर्मेंद्र बहुत खुश है और वह मजाक के मूड में है। तो मेरे भगवान सुनिए, आज मुझे आपसे यह अनुमति चाहिए कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। भक्त इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांग रहा है आपसे। नैना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मेरी भक्तिन, जाओ पहले जाकर माँ पिताजी से अनुमति लेकर आओ। वे अगर अनुमति दे देते हैं फिर मेरी अनुमति की क्या जरूरत है? भगवान का हाथ तो सभी भक्तों पर रहता ही है। धर्मेंद्र नैना की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। धर्मेंद्र की आंखों की ओर देखकर नैना शर्मा गई और कनखियों से देखते हुए कहा, ठीक है, मैं मम्मी जी पापा जी को बता कर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मुझे आगे पढ़ने की अनुमति है या नहीं। पर मेरे भगवान, आप यहीं पर बैठकर मेरी प्रतीक्षा करना और अपना धीरज बनाए रखना। मेरी आपसे यही विनती है, क्योंकि आप धैर्यवान भगवान नहीं हैं। शरारत भरी मुस्कान बिखेरते हुए नैना ने बाहर की ओर कदम बढ़ाया।